गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट्स का तोदी कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखिए, अपन चैप्टर की बात कर रहे थे रासायनिक बल गतिकी की, जिसमें अपन लोगों ने पढ़ा केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है और वो कौन कौन से कारक हैं जो अभिक्रिया के वेग को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो जो पिछली अपनी 2 क्लासें थी जिसके में अपन लोगों ने डिस्कस किया अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। आज एक जो नई जो अपन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं आप लोगों का, वो रहेगा आप लोगों का वेग नियतांक। और वेग नियतांक जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा इस तरीके से कि वेग नियतांक को परिभाषित करते हुए इसकी इकाइयां दीजिए। तो आज इस चीज को अपन क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो आज की अपनी जो हेडिंग जो रहेगी वो रहेगी आप लोगों का वेग नियतांक। आज की अपनी जो हेडिंग रहेगी वो क्या रहेगी, वेग नियतांक, जिसे आप लोग क्या बोलोगे, रेट कांस्टेंट। उस चीज को अपन लोग क्या बोलेंगे, रेट कांस्टेंट। क्लियर है? तो देखिएगा, रेट कांस्टेंट के बारे में अपन बात करें तो रेट कांस्टेंट के बारे में अगर अपन लोग बात करेंगे तो अगर मैं ये कहूं कि कोई केमिकल रिएक्शन इस तरीके से आप लोगों का केमिकल रिएक्शन में आप लोगों का रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ए है और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बी है, ये आपस में क्रिया करके कोई जो उत्पाद है, प्रोडक्ट है पी, इसका क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये क्या हो गई आप लोगों की एक रासायनिक अभिक्रिया हो गई। क्या हो गई, एक केमिकल रिएक्शन हो गई। और केमिकल रिएक्शंस का जो वेग है, केमिकल रिएक्शंस का जो वेग है, इसके बारे में 2 साइंटिस्ट हुए हैं, जिनमें एक का नाम रहा है गुलबर्ग तथा दूसरे जो वैज्ञानिक हुए हैं उनका जो नाम रहा है वो है वागे। क्या है, गुलबर्ग और वागे। इन्होंने अभिक्रिया के वेग को समझाने के लिए अपना एक नियम दिया, जिस नियम को जिस नाम से जाना जाता है उसे अपन बोलते हैं द्रव्य क्रिया अनुपाती नियम। कौन सा नियम, द्रव्य क्रिया अनुपाती नियम। इन्होंने क्या बताया उसकी अगर अपन लोग बात करें तो जनरली आप लोग जानते हैं कि इधर आप लोगों का ये क्या है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, क्या है, अभिकारक है। और इधर अपना ये चीज जो है वो क्या है आप लोगों का, प्रोडक्ट है। और अभिक्रिया के वेग की परिभाषा से अपन लोग ये जानते भी हैं कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशंस लगातार क्या होती है, डिक्रीज होती है। वहीं प्रोडक्ट जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशंस लगातार बताइए क्या होती है आप लोगों का, इंक्रीज होती है। ये तो सब बातें अपन लोग जानते हैं। तो यहाँ जो गुलबर्ग एवं वागे जो 2 साइंटिस्ट हुए हैं, इन्होंने अभिक्रिया के वेग का जो है, अभिक्रिया के वेग को समझाने के लिए एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे गुलबर्ग एवं वागे का क्या, कौन सा नियम कहा जाता है, द्रव्य क्रिया अनुपाती नियम। जब गुलबर्ग एवं वागे के द्रव्य क्रिया अनुपाती नियम की अपन लोग बात करेंगे तो वहां से अपने पास में जो परिभाषा निकल करके आएगी वो किसकी आएगी, वेग नियतांक की। तो वेग नियतांक क्या होता है, इस चीज के बारे में आप लोगों को जानने के लिए उससे पहले अपने को पढ़ना रहेगा क्या, गुलबर्ग एवं वागे का द्रव्य क्रिया अनुपाती नियम, क्योंकि इसी से अपने पास में लास्ट में परिभाषा निकल करके आएगी किसकी, आप लोगों के वेग नियतांक की। तो गुलबर्ग एवं वागे ने क्या कहा उसकी अपन लोग बात करें। देखिए, पहले मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि गुलबर्ग एवं वागे ने क्या कहा, ठीक है, तो उसको आप लोग ध्यान से सुनिए। गुलबर्ग एवं वागे ने जो नियम दिया उस नियम को अपन लोगों ने अभी बात की, कौन सा नियम बोलते हैं, द्रव्य क्रिया अनुपाती नियम, वी कैन से लॉ ऑफ मास एक्शन। गुलबर्ग एवं वागे की द्रव्य क्रिया अनुपाती नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो गुलबर्ग एवं वागे ने क्या लिखा, इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए मैं आप लोगों की ये जो परिभाषा है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं, तो आप लोग कॉपी में इस चीज को नोट कर लीजिएगा। तो गुलबर्ग एवं वागे का जो नियम है वो क्या बोलता है कि गुलबर्ग एवं वागे के द्रव्य क्रिया अनुपाती लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्य क्रिया अनुपाती
नियमानुसार, या यूं बोल सकते हैं नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग, जिसे अपन लोग क्या बोलते हैं, यू कैन से रेट ऑफ रिएक्शन। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की सांद्रता की गुणनफल के समानुपाती होता है। यह है गुलबर्ग एवं वागे का नियम। क्लियर है, जो कि आप लोगों को याद हो गया होगा यहाँ पे। अब देखिए अपन ये बोलें कि माना कोई रिएक्शंस, ये चीजें आप लोगों को नोट करनी रहेगी, क्योंकि हर एक चीज यहाँ नोट करेंगे तो टाइम अपने पास में कम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ अगर अपन ये बोलें कि माना कोई अभिक्रिया निम्न प्रकार से संपन्न हो रही है। मैं ये कह दूं कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ए और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बी ये आपस में क्रिया करके क्या बनाए, प्रोडक्ट पी बनाए। ये आपस में क्रिया करके क्या बनाए, प्रोडक्ट पी बनाए। तो ये एक क्या हो गई, केमिकल रिएक्शन। अब अगर इस रासायनिक अभिक्रिया पे अपन गुलबर्ग एवं वागे की द्रव्य क्रिया अनुपाती नियम की बात करें तो आगे अपने अगले स्टेप में क्या लिख सकते हैं, गुलबर्ग एवं वागे के अनुसार। तो गुलबर्ग एवं वागे के अनुसार क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग, शायद आप लोग समझ गए होंगे रेट ऑफ रिएक्शन। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणु, तो अभिकारक अणु कौन कौन से हैं, अभिकारक अणु ए और बी। अभिकारक अणुओं की सांद्रता, तो ये ए की कॉन्सेंट्रेशन और ये किसकी कॉन्सेंट्रेशन, बी की कॉन्सेंट्रेशन। और इन अभिकारक अणुओं की गुणनफल के क्या होता है आप लोगों का, समानुपाती होता है। तो गुलबर्ग एवं वागे के अनुसार इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए अपन क्या लिख सकते हैं कि अभिक्रिया का वेग समानुपाती अभिकारक अणु ए और अभिकारक अणु बी की सांद्रता के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती। आगे वाले स्टेप में मैं अगर आप लोगों से बात करूं तो ये आप लोगों का रेट ऑफ रिएक्शन, और यहाँ प्रोपोर्शनल समानुपाती के साइन को अगर मैं हटाता हूं तो यहाँ क्या आएगा आप लोगों का, के एक कांस्टेंट आएगा, और ये क्या आएगा आप लोगों का, ए और बी। अभिकारक अणु ए का कॉन्सेंट्रेशन और अभिकारक अणु बी का कॉन्सेंट्रेशन। यहां जो आप लोगों का के जो है, इस चीज को अपन लोग क्या बोलते हैं, वेग नियतांक। के को अपन लोग क्या बोलेंगे, वेग नियतांक, या आप लोग क्या बोल सकते हो, रेट कांस्टेंट। यहां तक क्लियर है, ठीक है। लेकिन यहां से कोई फिक्स परिभाषा अभी तक बनी नहीं है। तो इससे आगे वाले स्टेप में मैं अगर आप लोगों से बात करूं कि यहाँ जो अभिकारक, इसको अपन इक्वेशन क्या बोल देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं। कौन सा इक्वेशन बोला अपन लोगों ने, फर्स्ट। अब अगर मैं ये कहूं कि इस अभिक्रिया के दौरान अभिकारक अणु ए और अभिकारक अणु बी, इन दोनों की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, मतलब रिप्रेजेंट किस तरीके से करेंगे, अभिकारक अणु ए की सांद्रता तथा अभिकारक अणु बी की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन क्या हो, 1 इकाई। तो यहां तक आप लोग अपनी कॉपी में मेंशन करोगे इक्वेशन 1 तक, और फिर आप लोग एक स्टेटमेंट लिखोगे कि यदि अभिकारक अणु ए तथा अभिकारक अणु बी दोनों की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन 1 इकाई हो, तो ये आपको मेंशन करना पड़ेगा इक्वेशन 1 के बाद में कि यदि अभिकारक अणु ए और अभिकारक अणु बी की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन क्या है, अपने आप में 1 इकाई है, तब क्या स्थिति बनेगी। तो तब जो स्थिति बनेगी, इधर देखिएगा, अभिकारक अणु ए और बी की सांद्रता में होने वाले पूरे परिवर्तन को अपन लोगों ने क्या कर दिया, 1 इकाई कर दिया है। क्या कर दिया, 1 यूनिट कर दिया है। तो लास्ट में आपका क्या बनेगा, अभिक्रिया का वेग बराबर क्या हो जाएगा आप लोगों का, कि ये कौन सा इक्वेशन आएगा, समीकरण नंबर 2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे आप लोगों का इक्वेशन नंबर 2 है, वो तो ये बोल रहा है कि अभिक्रिया का वेग ही क्या है, वेग नियतांक। समीकरण 2 से अपन क्या बोल रहे हैं कि अभिक्रिया का वेग ही क्या है, वेग नियतांक। जो सामने दिखाई दे रहा है वही अपन बोल रहे हैं
कि अभिक्रिया का वेग ही क्या है, वेग नियतांक। लेकिन कब है ये तब है जब अभिकारक अणु A और अभिकारक अणु B की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन क्या हो, अपने आप में एक इकाई हो। इसका मतलब एक नई परिभाषा बन गई, समीकरण 2 से एक नई परिभाषा बन गई। वो क्या परिभाषा बनी आप लोग सुनिएगा, फिर आप लोगों को पूरी तरीके से ये चीजें क्लियर हो जाएगी। समीकरण 2 के अनुसार अपन क्या कह सकते हैं, इधर देखिए बोर्ड पे, समीकरण 2 के अनुसार अपन क्या कह सकते हैं कि यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन यदि एक इकाई हो तो उस समय अभिक्रिया का वेग ही क्या होता है, वेग नियतांक। क्लियर है। इफ कॉन्सेंट्रेशन चेंज इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन ए रिएक्शन इज ए यूनिट, दैट टाइम रेट ऑफ रिएक्शन इज नोन एज रेट कांस्टेंट। उस समय अभिक्रिया का वेग ही क्या होता है, वेग नियतांक होता है। तो समीकरण 2 से अपने पास में जो परिभाषा आई वो अपन लोग क्या लिख सकते हैं, आगे आप लोगों को कॉपी में मेंशन करना रहेगा तो आप लोग कर लीजिएगा कि समीकरण 2 की सहायता से हम कह सकते हैं कि यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन यदि एक इकाई हो तो उस समय अभिक्रिया का वेग ही क्या कहलाता है, अभिक्रिया का वेग ही वेग नियतांक अथवा विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहलाता है। वी कैन से इफ इन ए रिएक्शन द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन इज ए यूनिट with respect to reactant molecule, that time rate of reaction is equal to rate constant. That means rate of reaction is also known as rate constant. लेकिन कब, जब concentration change क्या हो, अपने आप में एक इकाई हो। तो ये अपने पास में क्या हो गई, वेग नियतांक की परिभाषा। क्लियर है। तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है। आप लोगों ने परिभाषा जो मैंने बोली उस चीज को आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब इसी वेग नियतांक में परिभाषा अपनी कंप्लीट हुई। अब अपन बात करेंगे वेग नियतांक की इकाई। तो इसी में ही वेग नियतांक में नीचे आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, जिसे अपन सब हेडिंग बोल सकते हैं, वेग नियतांक की इकाई, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। क्या हेडिंग हो जाएगी अपनी, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। हेडिंग जो होगी अपनी वो हो जाएगी वेग नियतांक की इकाई। क्या हो जाएगी, वेग नियतांक की इकाई। यहां से आप लोगों के कंपटीशन एग्जाम और आपका थ्योरेटिकल एग्जाम दोनों से ही कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए क्या है, सर्वप्रथम अपन जैसे बात करें तो सबसे पहले अपन बात करेंगे शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए ठीक है, अपन 3-4 बातें करेंगे यहाँ पे, है ना। तो वेग नियतांक की इकाई की अगर अपन लोग बात करें तो अपन बात करेंगे शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए, तृतीय कोटि अभिक्रिया के लिए और nth कोटि की अभिक्रिया के लिए, मतलब nवें कोटि की अभिक्रिया या nth ऑर्डर रिएक्शन। इसके बाद में अगला टॉपिक जो रहेगा वो अभिक्रिया की कोटि ही रहेगा। लेकिन 11th क्लास में आप लोगों ने थोड़ी बहुत चीजें जानी होंगी। तो अभिक्रिया की कोटि मैंने पहले भी कहा था कि 11th और 12th क्लास का जो मैटर आपके पास में है, जो चैप्टर आपका चल रहा है, उसको एक बार आप लोग सरसरी नजरों से देख करके आए। तो अभिक्रिया की कोटि की एक बार वर्बली परिभाषा में आप लोगों को बता देता हूं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले उन अभिकारक अणुओं की संख्या जिनका सांद्रता परिवर्तन अभिक्रिया के वेग को क्या करता है, प्रभावित करता है। एक बार के लिए इतना ही वर्बली आप लोग सुन लीजिएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। अगला टॉपिक अपना जो रहेगा वो अभिक्रिया की कोटि ही रहेगा। ठीक है, एक चीज तो ये हुई। दूसरा कि शून्य कोटि अभिक्रिया क्या होगा, प्रथम कोटि क्या होगा, तृतीय कोटि क्या होगा, तो इनको एक बार आप लोग कॉमन बातें अपने को पता होनी चाहिए। तो शून्य कोटि की अभिक्रियाएं क्या होती हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनका वेग अभिकारक अणु की शून्य घातांक के क्या होता हो, समानुपाती हो, शून्य कोटि अभिक्रियाएं।
अर्थात अपन क्या बोल सकते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनका वेग अभिकारक अणुओं की सांद्रता परिवर्तन पर निर्भर नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑन कॉन्सेंट्रेशन चेंज ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज नोन एज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है। इसी तरीके से प्रथम कोटि का अगर आप लोगों से पूछे तो केवल एक मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगा, यानी कि प्रथम घातांक के समानुपाती। ये जनरल सी परिभाषाएं हैं। आगे अपन जीरो ऑर्डर की भी बात करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर की अपना बड़ा क्वेश्चन आता है 4.5 नंबर का। तो चाहे आप लोग कोई सी भी कोटि की अभिक्रिया हो, वहां पे अपन पहले उसकी दो परिभाषा पढ़ेंगे, फिर उसका अवकलित समीकरण, फिर उसका समाकलित समीकरण, फिर उसका अर्धायुकाल, फिर उसका ग्राफ और उसके बाद में उसके एग्जाम्पल। तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप अपन सब चीजों को पढ़ेंगे। लेकिन अब आप लोगों को थोड़ा बहुत तो 11th और 12th क्लास का पता होना ही चाहिए ना, उन्हीं चीजों को अपन थोड़ा बड़ा करके पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। तो देखिए शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए यहां आप लोग लिखोगे एज वी नो दैट, हम जानते हैं और बिल्कुल जानना भी चाहिए। ठीक है, पढ़ने का मतलब 11th 12th में आप लोगों ने नंबर लेके आ गए वो मतलब नहीं है, आपको वो नॉलेज आगे भी आप लोगों को याद रहना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, शून्य कोटि की अभिक्रियाएं। तो शून्य कोटि की अभिक्रियाएं क्या होती हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनका वेग रेट ऑफ रिएक्शन अभिकारक अणु की कौन सी घातांक के क्या होता है, समानुपाती, शून्य घातांक के समानुपाती। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनका वेग अभिकारक अणु के शून्य घातांक के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो इन अभिक्रियाओं को अपन क्या बोलते हैं, शून्य कोटि अभिक्रिया। ठीक है, आगे देखिए ये तो वही आपका रेट ऑफ रिएक्शन है, लेकिन यहां मैं प्रोपोर्शनल के साइन को हटा रहा हूं तो अपना क्या आएगा, रेट कांस्टेंट। और कौन से कोटि की अभिक्रिया है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि की। और ये जो अभिकारक अणु है इसका पावर क्या है, 0। आप लोग बताइए, यदि मैं आप लोगों से कहूं कि किसी भी चीज का पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा हमेशा और हमेशा क्या आती है, 1 आती है। तो आगे वाले स्टेप में रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या हो जाएगा, K0। और आप लोग बताइए याद करके, अब मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा क्योंकि पुरानी चीजें अच्छे से मैंने समझा दी हैं आप लोगों को। तो रेट ऑफ रिएक्शन की इकाई क्या होती है, अभिक्रिया के वेग की इकाई क्या होती है। अपनी कॉपी का जो पेज है उसको आप लोग चेंज कीजिए और इसको बताइए क्या होती है। लिखाया था मैंने वहां पे आप लोगों को कि अभिक्रिया के वेग की इकाई हमेशा हमेशा और हमेशा क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स बराबर ये क्या है, K0। तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए उसका वेग नियतांक क्या आ गया, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए उसका वेग नियतांक K0 बराबर क्या आ गया, मोल लीटर इनवर्स और टाइम इनवर्स। एक निष्कर्ष यहां से आप लोगों का शून्य कोटि अभिक्रिया में निकल रहा है, वो क्या है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, ये किसकी इकाई है, अभिक्रिया के वेग की। और शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक की इकाई भी क्या है, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। तो एक निष्कर्ष निकल गया ना आप लोगों का, एक कंक्लूजन जो अपने सामने आ रहा है कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक तथा अभिक्रिया के वेग की इकाई दोनों का मान क्या मिलता है, आप लोगों को समान मिलता है। तो ये आप लोगों को जो एंट्रेंस एग्जाम वगैरह होते हैं या आगे कोई कंपटीशन एग्जाम होता है तो उसमें पूछा जा सकता है वह कौन सी कोटि की अभिक्रिया है जिसके लिए वेग नियतांक और अभिक्रिया के वेग की इकाई दोनों का मान क्या होता है, समान होता है। तो आप लोगों का आंसर वहां पे क्या होगा, शून्य कोटि अभिक्रिया। अब ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोगों को केमिकल काइनेटिक्स को कहां तक लेके जाके पढ़ना है। मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आप लोगों का रुचि अगर है केमिस्ट्री में, अगर अपने को आगे जाना है तो जो चीजें मैं बोलूं उनको मेंशन आप लोग जरूर करें। ठीक है, तो यहाँ जो मेंशन करने लायक जो बात रहेगी, नोट करने लायक जो आप लोगों की बात रहेगी, जहां आप लोग स्टार लगा सकते हो, वो ये है कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक की इकाई और अभिक्रिया के वेग की इकाई दोनों का मान क्या होता है, आप लोगों का समान आता है। ये वो आप लोगों का शून्य कोटि अभिक्रिया। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, बताइए कौन सी कोटि अभिक्रिया की, प्रथम कोटि अभिक्रिया की। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है उसकी मैं साथ साथ आप लोगों से बात करते हुए चलूंगा। जैसे शून्य कोटि से अगर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाएगा तो क्या पूछा जाएगा, वह कौन सी कोटि की अभिक्रिया है जिसके लिए अभिक्रिया के वेग
दैट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन और वेग नियतांक रेट कांस्टेंट दोनों की इकाई हमेशा समान प्राप्त होती है। तो वो क्या हो जाएगा आंसर आप लोगों का, 4 ऑप्शन रहेंगे, शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि। तो आपका आंसर आएगा उसमें क्या, शून्य कोटि। फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो वही बात है, आप लोगों को पता होना चाहिए। रेट ऑफ रिएक्शन, अभिकारक अणु की कौन सी घातांक के समानुपाती, बोलिए प्रथम घातांक के समानुपाती, तभी तो क्या होता है आप लोगों का प्रथम कोटि अभिक्रिया। आगे वाले स्टेप में वही बात आप लोगों का, ये अभिक्रिया का वेग और ये प्रोपोर्शनल का साइन हटा दिया और बोलिए रेट कांस्टेंट क्या लगा दूं, के। और कौन सी कोटि है, प्रथम कोटि, तो मैंने ये क्या कर दिया K1 और ये अभिकारक अणु A और इसका कॉन्सेंट्रेशन पावर 1। आगे बात समझ में। अब आप लोग मेरे को ये बताइए वापस वही बात, रेट ऑफ रिएक्शन की इकाई क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। समझ रहे हैं, टाइम इनवर्स। अब कुछ बच्चे हैं इनवर्स की बात करो तो मतलब पावर -1, इसको बोला जाता है इनवर्स। क्लियर है, तो आप लोगों को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखिए छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन नहीं समझ में आती हैं तो बड़ा कंफ्यूजन पैदा करती हैं, बाकी समझ में आ जाए तो आगे अपने कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, आगे ये क्या है K1 और ये क्या है A, क्या है A और ये ब्रैकेट क्या है, अभिकारक की सांद्रता। तो सांद्रता की इकाई मैंने आप लोगों को सबसे पहले बताई थी अभिक्रिया के वेग में, मोल लीटर इनवर्स, और इसका पावर 1 है तो लगाओ तो भी ठीक है, नहीं लगाओ तो भी ठीक है, क्योंकि इसका कोई वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आगे अपने पास में ये क्या है K1 और इसकी हमें अपने को क्या चाहिए, इकाई। K1 क्या है, रेट कांस्टेंट, कौन सी कोटि का, प्रथम कोटि का। हमें क्या चाहिए, इसकी इकाई। हमें क्या चाहिए, इसकी यूनिट। तो देखिएगा ऊपर तो क्या है, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, और इसकी इकाई चाहिए तो ये मोल अपॉन लीटर कहां चला जाएगा, मोल लीटर इनवर्स, ये अपॉन में आ जाएगा। बोलो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, बिल्कुल सर हो रहा है, मोल से मोल, लीटर इनवर्स से लीटर इनवर्स। तो शेष जो रह गया वो बोलिए क्या रह गया, K1 बराबर क्या रह जाएगा, टाइम इनवर्स। ये किसकी आई, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। कौन सी कोटि के लिए आया आप लोगों का, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या आया है, वेग नियतांक की इकाई K1 बराबर टाइम इनवर्स। आई बात समझ में। अब अगर अभिक्रिया सेकंड्स में हो रही है तो सेकंड इनवर्स आंसर हो जाएगा, मिनट्स में हो रही है तो मिनट इनवर्स आंसर हो जाएगा, आवर्स में हो रही है तो आवर्स इनवर्स हो जाएगा, कुछ दिनों में हो रही है तो डेज इनवर्स हो जाएगा। बात समझ रहे हैं आप लोग। तो इस तरीके से आप लोगों का एग्जाम में क्वेश्चन बोल देखिए किस तरीके से अपना बनता है। तो एग्जाम में ये बनता है सीधा सा क्वेश्चन कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक की इकाई होती है। तो एक ऑप्शन तो होगा शून्य कोटि वाला, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, फिर प्रथम कोटि वाला टाइम इनवर्स, फिर सेकंड ऑर्डर का आ जाएगा मोल इनवर्स लीटर टाइम इनवर्स, फिर मोल स्क्वायर, सॉरी मोल का पावर -2 लीटर स्क्वायर टाइम इनवर्स। आगे अपन जो पढ़ेंगे ना सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर की, वो वाले ऑप्शन दे देगा आप लोगों को। ठीक है, तो वहां अपना आंसर क्या आएगा, मतलब कुल मिलाकर के बात ये है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया में अगर आप लोगों का थ्योरेटिकल एग्जाम की बात करोगे तो ये पूरा पूछा जाएगा, अगर कंपटीशन की बात करोगे तो वहां एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों का बनेगा कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक की इकाई होती है। तो आंसर हमेशा आप लोगों का क्या होगा, टाइम इनवर्स। कंप्लीट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे आप लोग सेकंड ऑर्डर की देखिए अपन लोग बात करते हैं। सेकंड ऑर्डर मेरे हिसाब से आप लोग मेरे से पहले निकाल के दिखाओगे इस चीज को, क्लियर है, और कमेंट करके बताइएगा कि सर हम लोगों ने जल्दी निकाला या नहीं निकाला। देखिए उसकी मैं बात करता हूं, कौन से की, सेकंड ऑर्डर की। अब आप लोग निकालने का प्रयास कीजिए इसे। अगर अब आप लोग ये चीजें कर पा रहे हो तो मान के चलिए केमिकल काइनेटिक्स में आप लोगों को कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए इधर सेकंड ऑर्डर का मतलब कौन सी घातांक के समानुपाती, द्वितीय घातांक के समानुपाती। ये लो, ये लगा दिया मैंने द्वितीय। दूसरा ये भी हो सकता है कि सर इसमें अगर दो अभिकारक अणुओं पे डिपेंड करे तो ये लो ए और बी लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आगे वाले स्टेप में ये क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल के साइन को हटाओगे तो बताइए रेट कांस्टेंट K1 की बजाय सेकंड ऑर्डर के लिए क्या आ जाएगा, बोले सर K2 आ जाएगा, तो ये ले लीजिए K2 आ गया। और ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स। इसका पावर मैंने क्या कर दिया, 2 कर दिया, या यूं कह दूं 2 जगह ले लूं अगर मैं आप लोगों का, मोल लीटर इनवर्स
और एक बार फिर इसको ले लेता हूं मैं आप लोगों का मोल लीटर इनवर्स। तो इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, चीज तो वही आएगी आप लोगों का। तो देखिए K2 की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो अभिक्रिया के वेग की इकाई पिछली बार बात कर चुका हूं, ज्यादा बात अपन करेंगे नहीं। मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, आ गई बात समझ में। और ये चीज कहाँ आ जाएगी, इसके अपॉन में आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, मोल स्क्वायर। अरे ब्रैकेट को आप लोग ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, मोल स्क्वायर और लीटर का पावर माइनस का 2। तो देखिए मोल से एक मोल कैंसिल हो जाएगा, लीटर इनवर्स से एक लीटर कैंसिल हो जाएगा। तो K2 जो आएगा आप लोगों का रेट कांस्टेंट, वो क्या आएगा, मोल अगर ऊपर जाएगा 1 मोल को अगर आप लोग डायरेक्ट लिखोगे तो क्या आएगा, मोल इनवर्स। क्या आएगा, मोल इनवर्स। और 1 लीटर इनवर्स को अगर ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा आप लोगों का, लीटर। और बचाओ अपने पास में ऊपर अपने आप पहले से क्या है, टाइम इनवर्स। तो बताइए द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक की इकाई आप लोगों के पास में क्या आ गई, मोल इनवर्स लीटर टाइम इनवर्स। ये किसके लिए आ गई, द्वितीय कोटि के लिए। ठीक ऐसे ही आप लोग तृतीय कोटि का करोगे और nth ऑर्डर का आप लोगों का होमवर्क रहेगा। आई बात समझ में। ये आज की क्लास का अपना मैटर हुआ। एक लास्ट स्टेटमेंट बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, आप लोग खुद अपने आप बता दोगे सर हाँ जो आप बोल रहे हो वो बिल्कुल क्लियर है। बताइए अभिक्रिया के वेग की इकाई चाहे कौन सी भी कोटि आप लोग पढ़ो हमेशा क्या आती है, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। जबकि वेग नियतांक की बात करूं तो बताइए शून्य कोटि के लिए क्या आया, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। प्रथम कोटि के लिए क्या आया, टाइम इनवर्स। द्वितीय कोटि का आपके सामने है मोल इनवर्स लीटर टाइम इनवर्स। तृतीय कोटि का अगर आप लोग निकालोगे तो मैं बता देता हूं वो क्या आएगा, मोल का पावर माइनस का 2 लीटर स्क्वायर और टाइम इनवर्स। तो कहने का मतलब क्या है, अभिक्रिया के वेग की इकाई हमेशा मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स ही आएगा, चाहे अभिक्रिया की कोटि कोई भी हो, शून्य हो, प्रथम हो, द्वितीय हो, तृतीय हो या कोई भी 3/2। समझ रहे हो मेरी बात को। लेकिन अगर अपन बात करेंगे वेग नियतांक की तो देखिए प्रथम कोटि के लिए क्या आया, टाइम इनवर्स। शून्य के लिए क्या आया, रेट ऑफ रिएक्शन के समान। द्वितीय के लिए अलग आ रहा है। तो अपना जो लास्ट में निष्कर्ष बना वो आप लोग नोट डाल करके ऐड कर लीजिएगा अपनी कॉपी में कि अभिक्रिया के वेग की इकाई हमेशा मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स होती है, चाहे अभिक्रिया की कोटि कोई भी हो। परंतु वेग नियतांक की इकाइयां अलग अलग कोटि की अभिक्रियाओं के लिए अलग अलग प्राप्त होती है। ये आज की क्लास का लास्ट स्टेटमेंट है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। घर पे रह करके आप लोग इन चीजों की प्रैक्टिस कीजिएगा, उतारिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फ्यूज करके सारा काम कीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, कमेंट्स वगैरह आप लोग जरूर करें कि क्या प्रॉब्लम आप लोगों को आ रही है, क्या मैं आप लोगों को समझा पा रहा हूं। ये सब चीजें मेरे को आप लोग कमेंट के थ्रू बताइएगा ताकि अपन इसमें और सुधार कर सकें। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।